नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आज का कोरोना अपडेट आपको दे दें। मध्य प्रदेश में आज 7,571 कोरोना मरीज मिले हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 72 मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में आज 11,973 मरीज स्वस्थ हुए, डिस्चार्ज किए गए। प्रदेश में अभी तक 6,17,396 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में अभी तक 6,913 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 99,970 है। मध्य प्रदेश में अभी तक 7,24,279 संक्रमित हुए हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रदेश के निजी और सरकारी अस्पताल में 250 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। राजधानी भोपाल में इनकी संख्या 50 तक जा चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि रोजाना औसतन 5 मरीजों की संख्या बढ़ रही। आंकड़ों के मुताबिक भोपाल में इलाज करा रहे कुछ 7 मरीज हैं जो इस बीमारी की चपेट में आए, उनकी मृत्यु हुई। लेकिन अब तक बीमारी को लेकर स्वास्थ्य महकमे ने इस पर कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बताया कि कोरोना की तर्ज पर ब्लैक फंगस बीमारी को काबू करने का काम करेंगे। जबलपुर, भोपाल में ब्लैक फंगस बीमारी के निःशुल्क इलाज के लिए एक यूनिट खोलने की बात मंत्री ने बताई। लेकिन जिलों से लगातार आते ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के मामलों को लेकर कोई प्लानिंग की जानकारी नहीं दे पाए, जबकि इस बीमारी में 50% जान जाने का खतरा होता है। इन्फेक्शन के मामलों को लेकर कोई प्लानिंग की जानकारी नहीं दे पाए, जबकि इस बीमारी में 50% जान जाने का खतरा होता है। ब्लैक फंगस के जो केस आए हैं उसका ट्रीटमेंट अब गाइडलाइन तैयार की गई है। जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर बेड भी आरक्षित किए गए हैं जिससे उनका प्रॉपर रूप से ट्रीटमेंट किया जाए। जो शासकीय पहले 5 मेडिकल कॉलेज थे वहाँ पर ये व्यवस्थाएं की जाएंगी। पोस्ट कोविड मरीजों में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर में कोरोना तबाही के बीच ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना संक्रमण के बीच में नई बीमारी को लेकर डॉक्टर्स में भी भ्रम की स्थिति है, जिसकी वजह से मरीजों की स्थिति सुधरने में वक्त लग रहा है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि रणनीति बन चुकी है, क्रियान्वयन में वक्त लग रहा है। शहर में 200 से ज्यादा मरीज इस समय ब्लैक फंगस के मिल चुके हैं। ब्लैक फंगस के इलाज के प्रोटोकॉल को लेकर लगातार विशेषज्ञों, अधिकारियों के साथ मंत्री सिलावट बैठकें ले रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर मेडिकल कॉलेज को एक अलग वार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना कोविड का नया स्वरूप फंगस के रूप में, नए रूप में ये हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। पूरी तैयारी है, पूरा विचार विमर्श कर रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार भी सजग है, जागरूक है। उन्होंने कमेटी भी वरिष्ठों के डॉक्टरों की बनाई है। इसका इलाज की पूरा प्रयास, पूरी कोशिश, पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। वॉर्ड बढ़ाएंगे, सब कुछ बढ़ाएंगे, जो आवश्यकता पड़ेगी सब काम को करेंगे, जिसको हमारे गरीबों को, मरीजों को तकलीफ ना पड़े। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक विवादित ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस नेता डॉक्टर अमीनुल सूरी के सुझाव का हवाला देते हुए लिखा कि जब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर मोदी की तस्वीर होती है तो कोरोना से मरने वालों के डेथ सर्टिफिकेट पर भी मोदी की तस्वीर होनी चाहिए। हालांकि दिग्विजय सिंह ने आखिरी में यह भी लिखा कि मैं निजी तौर पर डॉक्टर सूरी के सुझाव का समर्थन नहीं करता, लेकिन सुझाव तर्क संगत जरूर है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अमीनुल खान सूरी ने कहा है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ डेथ सर्टिफिकेट पर भी मोदी जी की फोटो होनी चाहिए। उधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह उम्र दराज नेता हैं, उन्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता। जिस तरह से कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो आ रहा है, उसी तरह से कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने वाले लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो आना चाहिए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये भगवान ही मालिक है। इतनी उम्र और इतने वरिष्ठ राजनेता होने के बाद
महामारी में इस तरह की लाशों पर राजनीति करने की जो कवायद दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। मुझे लगता है इस तरह की बातों पर टिप्पणी भी करना अपने समय को बर्बाद करना है। उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने कार्यालय पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाकर अपने परिवार और स्टाफ को कोरोना वैक्सीन लगवाया, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद मामला गर्मा गया। कोरोना की वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से आम जनता वैक्सीनेशन को लेकर स्लॉट खाली न मिलने से परेशान है। वहीं कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी। तराना क्षेत्र से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने सांसद के इस कृत्य को बेहद शर्मनाक बताया। साथ ही विधायक ने यह भी कहा कि आम जनता को लगने के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं, सांसद अपने स्वार्थ के चलते अपने अधिकारों का यूं दुरुपयोग कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के युवाओं को वैक्सीन नहीं लग रही है, सब पंजीयन नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे में उज्जैन सांसद श्री अनिल फिरोजिया अपने चहेतों को अपने घर बुलाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो ये तो समझ से परे। आप देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश और देश में हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश और उज्जैन जिले की जनता इधर उधर भटक रही है वैक्सीन के लिए। मैं इसकी निंदा करता हूं। कोरोना महामारी में प्रदेश में पहली बार देखने को मिला कि जब बीजेपी कांग्रेस के नेता एक साथ गांव में निकले और एक अनूठी मिसाल पेश की। देपालपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक विशाल पटेल और बीजेपी के पूर्व विधायक मनोज पटेल दोनों ने तय किया कि वो कोरोना महामारी में सियासत भूलकर एक साथ गांव में जाएंगे और कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। इसकी शुरुआत उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नेवरी गांव में की, जिसके चलते चंदेर, बनेड़िया, खतोड़िया गांव में जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। वर्तमान में कई ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना ने तेजी से पैर पसारे हैं। ऐसे में दोनों नेता एक साथ एक गाड़ी में बैठकर कोविड प्रभावित गांव में जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों को इसके लिए चेता रहे हैं, समझा रहे हैं। प्रत्यारोप लगाने का समय आज ये महामारी में नहीं है। महामारी में एक दूसरे का साथ देना और पूरे क्षेत्र को कोरोना से कैसे मुक्त हो, वो सबसे बड़ा मोटिव है हम लोगों का। कल मनोज भैया से बात हुई, जैसे ही चर्चा हुई उन्होंने भी 1 मिनट में हाँ करी कि हाँ खुद अपन पूरे क्षेत्र में अपन घूमते हैं। हम दोनों साथ में गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को एक जन जागरण अभियान के माध्यम से कि कोरोना को हम ख़त्म कर सकते हैं। कोरोना में अगर हमारे परिवार में किसी को कोरोना होता है, सिम्टम दिखते हैं, तो अपने को परिवार से अलग कर ले, अपनी जांच करवा ले। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दमोह के तेंदुखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र और बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहां से दमोह पहुंचकर जिला अस्पताल का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण से चल रही लड़ाई की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रहलाद पटेल ने कहा कि हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा। हम कोरोना की दूसरी लहर पर पूरी तरह काबू पा चुके हैं। साथ ही जो कोरोना की तीसरी लहर वैज्ञानिकों के अनुसार बताई गई है, उसके लिए भी हम निपटने के पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने दमोह में ऑक्सीजन प्लांट को लेकर कहा कि यहाँ ऑक्सीजन प्लांट जरूर लगेगा। ये हो सकता है कि दमोह या हटा में से एक जगह कहीं लगे, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट लगेगा जरूर। हम दूसरी लहर पर काबू पाने में सफल हुए हैं। वो जो बीच में चीज़ें गड़बड़ाई, वो दोबारा उसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये हम सबकी जवाबदेही है। और मैं मानता हूँ कि तीसरी लहर में जैसी संभावना बताई जाती है, भगवान ना करे कि वो सच साबित हो, लेकिन उसकी तैयारियां हम सबको करनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार देसी शराब को 90 ml की मात्रा में भी उपलब्ध करा रही है, जिसको लेकर अब विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार का शराब प्रेम देखकर लगता है कि आने वाले वक्त में हाथ ठेले पर भी शराब उपलब्ध हो जाएगी। कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना कहते हैं कि शिवराज सरकार शराबबंदी का दावा कर रही है, लेकिन नई नीति शराब की उपलब्धता को और आसान बनाएगी। विधायक यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा सरकार आगे 32 ml के छोटे छोटे शराब के पाउच भी उपलब्ध करवा देगी। उन्होंने कहा कि अगर दूसरे माध्यमों से आय बढ़ाने पर सोचा होता तो आज शराब पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना होता। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि लोगों को घरों घरों में हाथ ठेले में भी शराब बिकने लगे, जिसका प्रयास था बीच में होम डिलीवरी का। मेरा मानना है शराब
एक राजस्व का जरिया जरूर हो सकती है, लेकिन क्या प्रदेश सरकार पिछले 15-17 सालों से राज कर रही है, इसका विकल्प नहीं तैयार कर पाई। और भोपाल से एक बड़ी खबर है, रेमडेसिविर कालाबाजारी इंस्पेक्टर सस्पेंड किए गए। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों को छोड़ने का इन पर आरोप है। एसआई एमडी अहिरवार और हरिकिशन वर्मा सस्पेंड कर दिए गए। जांच के बाद और भी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो सकती है। 18 अप्रैल को आकर्ष सक्सेना और साथी की गिरफ्तारी हुई। सत्येंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी बताएं, क्या जानकारी? जी, राजधानी के ये कोलार थाना पुलिस ने कल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें एक आकर सक्सेना नाम का एक शख्स था जो मेडिकल संचालक है। इसको 18 अप्रैल को क्राइम ब्रांच के जो 2 सब इंस्पेक्टर के जो नाम सामने आ रहे थे, एमडी अहिरवार और हरिकृष्ण वर्मा, इन लोगों ने इसको पकड़ा था और इसके आकर सक्सेना के इसके साथी को भी पकड़ा था। दोनों से पूछताछ के बाद इनको कुछ लेन देन का आरोप लगा, कुछ 2.5 लाख रुपए लिए इन्होंने, उसको छोड़ दिया था। जब कल ये कोलार पुलिस के हत्थे चढ़ा तो कोलार पुलिस के हत्थे जब पूछताछ हुई, पूछताछ के दौरान ये बात निकलकर सामने आई थी कि उस आकर सक्सेना और उसके एक साथी को क्राइम ब्रांच ने 18 अप्रैल को पकड़ा था, तो उसके बाद इनको छोड़ दिया गया। यह बात आला अफसर तक पहुंची, लेकिन इस समय जो रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान सकते हैं और डीजीपी से लेकर हर किसी अधिकारी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं। लिहाजा उसी को देखते हुए आला अफसरों ने अंदर तौर पर गोपनीय जांच की। चूंकि मामला रेमडेसिविर इंजेक्शन से जुड़ा हुआ था, तो बदनामी के चलते अंदर गोपनीय तौर पर जांच की। जांच के बाद दोनों सब इंस्पेक्टरों को आज देर शाम निलंबन कर दिया गया है और कुछ और पुलिसकर्मियों की जांच अभी जारी है। लिहाजा हो सकता है 2 दिन में और पुलिसकर्मियों पर गाज गिरे। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कुछ और पुलिसकर्मियों पर गाज गिर सकती है जिन्होंने आरोपियों को बचाने का या छोड़ने का काम किया है। अब उनकी पहचान करके उन पर भी एक्शन हो रहा है। जबलपुर में सामने आए हैं नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के गोरख धंधे के जांच के दौरान एक के बाद एक कई खुलासे। इस पूरे गोरख धंधे की जांच करी पुलिस टीम को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीदी देश के चर्चित व्यावसायिक प्लेटफॉर्म इंडिया मार्ट के जरिए की गई। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि इंडिया मार्ट ऐप के जरिए गुजरात के नकली रेमडेसिविर रैकेट से जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा ने इंजेक्शन खरीदे। शुरुआती तौर पर करीब 200 मरीजों को ये नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए जाने की जानकारी सामने आई और इस आधार पर एसआईटी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। जबलपुर में पुलिस के मुताबिक गुजरात के सूरत से बुक किए गए 500 इंजेक्शन जबलपुर पहुंचे। लिहाजा मामले की तह तक पहुंचने पुलिस जांच को जारी रखे। पुलिस ने रेमडेसिविर के कई वायल को जब्त कर लिया है। सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा को जेल भेजने के बाद जांच की आंच उनके परिवार तक भी जा पहुंची है। इंदौर की विजयनगर पुलिस लगातार नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोपियों की धरपकड़ में लगी है। पुलिस ने अब तक 1 दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस जल्दी ही मुख्य आरोपियों सुनील मिश्रा, पुनीत शाह, कौशल वोरा को गुजरात से इंदौर लाकर पूछताछ करेगी, जिसके लिए एक टीम गुजरात रवाना हो गई। गुजरात में मुख्य आरोपियों को इंदौर लाया जाएगा। इंदौर पुलिस अब तक 700 नकली इंजेक्शन में से 637 इंजेक्शन बरामद कर चुकी है। बाकी इंजेक्शन को लेकर भी पीड़ितों और उनसे जुड़े अस्पताल पर जांच जारी है। पुलिस इस मामले में पीड़ितों के बयान दर्ज कर रही है। अभी तक जो जितने भी इंजेक्शन इन्होंने यहाँ ला करके बेचे हैं उन सभी का हिसाब हम लोगों ने मिलाया है और उसमें जितने भी दोषी थे वो यहाँ पे जो बेचने में थे, जो दलाल थे या कि जिन लोगों ने लाभ के लिए बेचा, उनका पुलिस उनको गिरफ्तार कर चुकी है, उनको ट्रैक कर चुकी है। जबलपुर में ऑक्सीजन की कमी के चलते 5 मरीजों की मौत के मामले में पुलिस ने गैलेक्सी अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लाडगंज पुलिस ने विक्टोरिया अस्पताल द्वारा गठित जांच टीम के प्रतिवेदन के आधार पर अस्पताल के असिस्टेंट मैनेजर और ऑक्सीजन ऑपरेटर को आरोपी बनाया। दरअसल 23 अप्रैल की रात गैलेक्सी अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिसके चलते ऑक्सीजन सपोर्ट पर कोरोना का इलाज करा रहे 5 मरीजों की मौत हो गई। मामले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच टीम बनाई।
जिसने 15 दिन तक जांच कर अस्पताल मैनेजमेंट, मरीजों और उनके परिजनों के बयान दर्ज किए। गैलेक्सी के जो मैनेजर है संदीप दुबे और वहाँ का जो ऑक्सीजन ऑपरेटर है रितेश करके, उसके खिलाफ कार्यालय से प्राप्त है जो जिला चिकित्सालय से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर FIR दर्ज की गई है। ग्वालियर से एक बड़ी खबर है। सब्जी मंडी की दुकानों में आग लगी है। लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी की 4 दुकानों में आग लगी है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा है, जमीन पर प्रयास कर रहा है। तो ग्वालियर से तस्वीरें। सब्जी मंडी की दुकानों में आग लगी। लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी की 4 दुकानों में आग लगना बताया गया। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है, प्रयास किया जा रहा है आग को बुझाने का। और हमारे सहयोगी नासिर गौरी हमारे साथ में जुड़ गए ग्वालियर से। जी नासिर, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या स्थिति है वहाँ? देखिए, अभी से ये कुछ देर पहले की घटना है। ग्वालियर की लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी है, वहाँ पर शॉर्ट सर्किट जो शुरुआती कारण बताया जा रहा है वो शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। लगभग 8 से 10 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जो तस्वीरें हैं वो साफ दिखाई दे रही है कि काफी भयंकर आग लगी हुई है। दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंच गई है, आग को बुझाने की कोशिशें जारी है। और जैसा कि शुरुआती दौर में ये पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। और हालांकि ये जो सब्जी मंडी है दिन में बंद रहती है और उसका जो वक्त है देर रात का खुलने का है, यानी कि कोविड के प्रोटोकॉल के तहत देर रात में ये मंडियों में दुकानें खोली जा रही है। लेकिन अचानक आज ये 9 बजे का वक्त होगा तब ये आग धीरे से एक चिंगारी लगी और फिर एक दुकान से दूसरी दुकान और दूसरी से ये तीसरी, और ऐसे करते करते लगभग 7 से 8 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि अब दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है और आग को बुझाने की कोशिश है वो लगातार जारी है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी की 4 दुकानों में आग लगी और फैलती चली गई। आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। भोपाल से खबर है, जहां कोरोना वार्ड में भर्ती मरीजों का हालचाल जानने के लिए उनके परिजनों को अब परेशान होना नहीं पड़ेगा। हर दिन 2 बार मरीजों की परिजनों से बात कराई जाएगी। इसके लिए सभी जिला अस्पताल में संवाद सेतु हेल्प डेस्क बनी है। जेपी अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इस डेस्क का शुभारंभ किया। वीडियो कॉल के जरिए मरीजों से बातचीत हो पाएगी। हालांकि प्रदेश के 4 जिलों में संवाद सेतु हेल्प डेस्क की सुविधा 3 दिन पहले शुरू हो गई। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हर हेल्प डेस्क पर 3 मोबाइल या टैबलेट रखे जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश दिए गए। 2 से 3 दिन के अंदर सभी जगहों पर यह सुविधा शुरू हो जाएगी। आज संवाद सेतु जो वार्ड के अंदर पेशेंट हमारे एडमिट हैं, कोविड के कारण उनके रिलेटिव अंदर नहीं जा पाते, तो यहाँ से इस सेंटर से उनके परिवार वाले यहाँ से बात कर सकते हैं, यहाँ पर वीडियो कॉल के माध्यम से। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और कोविड प्रभारी प्रद्युमन सिंह तोमर ने अपने सरकारी आवास पर कोरोना संक्रमण काल में लोगों की मदद के लिए एक हेल्प डेस्क शुरू की है। इस हेल्प डेस्क का मकसद उन लोगों को कोरोना संक्रमण काल में मदद पहुंचाना है जो अपने बीमार परिजनों के इलाज से लेकर दवाओं तक किसी भी प्रकार की मदद चाहते हैं। फिलहाल ये हेल्प डेस्क 24 घंटे लगातार काम कर रहा है। शुरुआती दौर में ये मरीज संबंधित समस्याओं को लेकर रोजाना 1000 कॉल आया करते थे, जो अब कुछ घटे हैं। कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट के बाद लोगों की मदद के लिए कॉल्स भी अब कम हो रहे हैं। मुझे व्यक्ति रात में भी फोन लगाएगा, दिन में भी लगा रहा है, उससे आवश्यकता तो लगाएगा। अगर मैं सो गया या मैं बाथरूम में हूँ या स्नान कर रहा हूँ, उस समय फोन आया और उसका फोन अटेंड नहीं हुआ, तो जो अपनी बात को कहना चाहता है तो उसके लिए 24 घंटे लोगों के फोन उठ सकें, इसीलिए मैंने हेल्प डेस्क बनाई। ग्वालियर में यूपी पुलिस पर हमला करने वालों की पहचान पुलिस ने कर ली है। वहीं पुलिस ने पार्षद समेत 4 लोगों पर केस दर्ज किया है।
यहाँ इनामी बदमाश के साथियों की पहचान वीडियो के आधार पर हुई, लेकिन इस मामले में सभी आरोपी अभी फरार हैं। गुरुवार के दिन 10,000 के इनामी बदमाश सौरभ भदौरिया को उसके साथियों ने यूपी पुलिस पर हमला कर छुड़ाया था। इस दौरान यूपी की पुलिस ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जिसकी शिकायत ये वीडियो अजीरा थाना पुलिस को सौंपा। पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल के बाद आरोपियों की पहचान की। ओमी सोनू राठौर, इनामी बदमाश सौरभ भदौरिया समेत पार्षद के खिलाफ सरकारी काम में बाधा और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। उस प्रकरण में FIR दर्ज कर ली गई थी और अनुसंधान जारी है, जिसमें जो भी फुटेज मिले हैं कुछ उनके आधार पे आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है और एवं जो नामदर्ज आरोपी हैं ओमी राठौर, सोनू राठौर, उनके विरुद्ध विवेचना की जा रही है। जहां एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को किसान का पुत्र बताते हैं, वहीं दतिया जिले में अन्नदाता की स्थिति को लेकर कुछ खबरें आई हैं। गेहूं खरीदी केंद्र पर या तो बारदाने का अभाव है या किसान का गेहूं खरीदा नहीं जा रहा है, इस तरह की शिकायतें मिली। हर कांटे पर किसान को 4 से 5 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। किराए का ट्रैक्टर लेकर पहुंचे किसान की हालत खराब है। हर दिन ट्रैक्टर का 1500 रुपये से 2000 रुपये का किराया देना होता है। वहीं खुद को 2 से 3 दिन भूखे प्यासे रखकर ट्रैक्टर की रखवाली करनी पड़ रही। इन सब के बाद प्रकृति भी कड़ा रवैया अख्तियार किए। बारिश से फसल को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन जिला प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहे। हमारे ट्रैक्टर खड़े हैं साहब 10 दिन से और हम बहुत परेशान हैं। ऐसे गाँव बेच के हम क्या करेंगे? और 1500 रुपया भाड़ा मांगते हैं ट्रैक्टर वाले। अब इतना भाड़ा हम कहाँ से दें? ट्रैक्टर खड़े 12 तारीख से खड़े हैं वहीं और वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। कभी पहले ट्रैक्टर आ जाते हैं बितुल जाते हैं, प्रबंधक कहते हैं कि वहाँ बारदाने की कमी है, बारदाना नहीं है। लगभग एक दो दिन छोड़कर सभी समितियों को आवश्यकता अनुसार बारदान दिए जा रहे हैं और कभी कोई विशेष समस्या होगा तो आप बताइए, कोई समिति में अपन दिखवा लेंगे। बाकी एक हफ्ते की तो कोई बात नहीं, हर दो तीन दिन में बारदान जा रहे हैं हर समिति के ऊपर। जैसे ही बारदान आता है तत्काल बारदान दे रहे हैं। अरब सागर में कम दबाव की वजह से बना तकाते साइक्लोन भले ही 18 मई को गुजरात के तट से टकराएगा, लेकिन इस साइक्लोन की वजह से गुजरात से लेकर कश्मीर तक तेज हवाओं और बारिश होने की संभावना जताई गई है। इधर साइक्लोन के आने से पूर्व उत्तर समेत मध्य प्रदेश में तेज हवाएं चल रही हैं। तापमान में 40 डिग्री तक की गिरावट, वहां तक नीचे आ गया तापमान। तेज हवाओं की वजह से आम जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने यह आशंका जताई कि आने वाले कुछ दिनों तक जबलपुर समेत पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं, हल्की बारिश हो सकती है। तापमान में बढ़ोतरी नहीं होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश को गर्मी से राहत मिलेगी। ईस्ट एमपी में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है साउथ ईस्ट एमपी में और ये जो चक्रवर्ती तूफान है उसका दोनों का असर रहेगा, तो हवा की गति भी बढ़ने की संभावना है और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।